बेड पर सर रखे मायरा उसका इंतजार कर रही थी, जिसे देखते ही वह खड़ी हो जाती है। रोहन कमरे में आकर सीधा बेड पर बैठ जाता है और वहीं पड़े पड़े लुढ़क जाता है। रोहन मायरा पर एक नज़र डालना भी गवारा नहीं समझता, बल्कि वह सोने की कोशिश करने लगता है। आप यहाँ आकर अच्छे से सो जाएं, मैं उठकर बाहर चली जाती हूँ। तुम्हें उठने की ज़रूरत क्या है, बैठी रहो जहाँ बैठी हो, अभी सुबह हुई नहीं। रोहन अपने सर पर हाथों से मालिश करता हुआ कहता है। आपकी हालत अच्छी नहीं लग रही, आप बहुत थके हुए लग रहे हो। उसके मुंह से आ रही बदबू से अंदाज़ा तो लग गया था कि वह बहुत ड्रिंक करके आया है। तुम तो बिल्कुल नहीं थकी होगी, रोहन दोनों हाथ से उसे पकड़ते हुए कहता है, जिसे देखकर मायरा का चेहरा शर्म से गुलाबी हो जाता है। रोहन, आप ये क्या कर रहे हो? मत नाम लो मेरा, अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। वह भी मुझे इसी नाम से पुकारती थी, झूठा वादा और यकीन दिलाए थे। बिल्कुल झूठी थी वह, तुम भी उसके जैसा ही मेरा नाम पुकार रही हो। तुम भी झूठी हो, धोखेबाज हो, बेवफा औरत हो। सिर्फ और सिर्फ दौलत के कारण तुमने शादी की है, और कुछ नहीं मानता मैं तुम्हें इससे ज़्यादा। रोहन बिना कुछ सोचे समझे बोलता जा रहा था। वहीं उसकी बातें सुनकर मायरा का दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि रोहन जाने अनजाने अपनी महबूबा का जिक्र किए जा रहा था। आज की रात भी उसी का गम बना रहा था। रोहन को अपने सामने सज संवर कर बैठी हुई दुल्हन नहीं दिख रही थी। जिंदगी में मुझे सिर्फ और सिर्फ एक औरत ने ब्लैकमेल किया, उसके बाद दोबारा किसी को नहीं करने दूंगा। वह एकदम गुस्सा होते हुए कहता है। रोहन जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अच्छी बात है, जो भी करना है आप ठंडे दिमाग से करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरी माँ जो खड़ी है, उनकी बात मैं कैसे टाल सकता हूँ? वैसे आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है अपनी माँ की बात को टाल देना। मिस मायरा, तुम अपनी औकात में रहो। मुझसे शादी करने के बाद तुम हर एक दिन उसका जुर्माना भरोगी। तुम्हें हर दिन तड़पा कर रख दूंगा, इतना तड़पाऊंगा कि तुम मेरी ज़िंदगी से दूर जाने की कोशिश करने लगोगी। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। रोहन की बातें सुनकर मायरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आकर रुक जाती है। मुझे मंजूर है रोहन जी, आपके द्वारा किया गया हर जुर्म को मैं हंसते हंसते बर्दाश्त कर लूँगी। जिसे सुनकर रोहन बिल्कुल चुप हो जाता है। मायरा का खूबसूरत चेहरा देखकर एक गहरी सांस लेता है, और फिर खुद को झटके से दूर कर लेता है और बैठकर अतीत में खो जाता है। ठीक है माँ, आप मेरी शादी की तैयारी शुरू कर दो। रोहन ने अपना फैसला सुना दिया था। जब तक माँ ठीक थी, रोहन अपनी मनमानी करना नहीं छोड़ता था। लेकिन जब से माँ बहुत ज़्यादा बीमार होकर चलना फिरना बंद कर चुकी थी, तब से रोहन में सुधार आ गया था। अब वह अपनी माँ की बात को कभी नहीं टालता था, और माँ इसी बात का फ़ायदा उठाकर मायरा के साथ रोहन की शादी करवा देती है। मायरा, जो बहुत ही साधारण घर की लड़की थी, जिसे इतना बड़ा घर और इतने अच्छे लोग मिल रहे थे, तो मना कैसे करती? रोहन जो भी था, जैसा भी था, उसे मंजूर था, क्योंकि उसके नाम के साथ रोहन का नाम जुड़ने वाला था। वहीं उसे गरीबी और तंगी की हालत से भी छुटकारा मिल रहा था। चाहे नफरत या गुस्से में ही सही, रोहन उसे अपना तो रहा था। मायरा रोहन के यहाँ काम करती थी, उनकी केयर टेकर थी। मायरा और रोहन की माँ के बीच अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी बन गई कि दोनों अपने अपने गम भूल जाती थी और एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगी थी। मायरा के रूप में शोभा जी को एक अच्छी सहेली मिल गई थी। वह दिन भर शोभा जी की देखभाल किया करती, उनके कहे अनुसार काम करती थी, और जब शाम होती थी तो वह अपने घर वापस जाते समय बहुत उदास हो जाती थी, क्योंकि मायरा को अपना घर जाने का मन नहीं करता था। क्योंकि वह जानती थी जिस जगह पर वह रहती है, वहाँ के लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, बहुत गंदी निगाह से मायरा को आते जाते देखा करते थे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय रोहन के घर में बिताया करती थी। आज भी उसने ऐसा ही किया। 4 बजे सारे काम खत्म हो चुके थे, लेकिन फिर भी वह अपने घर जाने के लिए तैयार नहीं थी। तभी अचानक रोहन दरवाजे से अंदर आता है और कहता है, मुझे जल्दी से नाश्ता दो, और कहता हुआ बैठ जाता है। तभी अचानक उसकी नज़र मायरा पर पड़ती है। लगता है तुमने आज ही यहाँ काम ज्वाइन किया है, क्या नाम है तुम्हारा? जी, मायरा गुप्ता। तुम जानती हो यहाँ तुम्हें किस काम के लिए रखा गया है? जी बिल्कुल, इसी काम के लिए तो मैं आज यहाँ आई हूँ। तुम जानती हो मेरी माँ की देखभाल की जिम्मेदारी उठाना कोई आसान काम नहीं।
जानती हूँ, लेकिन अगर किसी को अपना समझकर यह जिम्मेदारी उठा ली जाए तो वह मुश्किल भी नहीं होता। अगर मैं सिर्फ काम समझकर अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी तो शायद मुझे मुश्किल होगा। मायरा बहुत धीमे स्वर में बोलती है। तो आप क्या समझकर यह जिम्मेदारी उठाना चाहोगी? रोहन मायरा को देखते हुए पूछता है। रोहन सर, मैं अपनी जिम्मेदारी शोभा जी को अपना समझकर निभाऊंगी। आपका उनके साथ क्या रिलेशन है कि आप उन्हें अपना समझकर जिम्मेदारी निभाएंगी? इंसानियत और अपनेपन का रिलेशन। जिसे सुनकर रोहन चुप हो जाता है और मायरा वहाँ से निकल जाती है अपने घर के लिए। रोहन अपनी माँ से कहता है, माँ फिर भी इस लड़की पर विश्वास करने से पहले अच्छे से इसकी तहकीकात करवा लेना, अपने मैनेजर को बोलकर। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं सारी जानकारी ले लूँगी। और रोहन बेटा, ऐसी हज़ारों ज़रूरतमंद और मजबूर लड़कियां यहाँ काम करती हैं। इतना बड़ा घर है और मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ। तुम सुबह ऑफिस चले जाते हो, घर में चौकीदार, माली, ड्राइवर और भी ना जाने कितने सारे नौकर चाकर हैं जो सब मिलकर सारे काम तो कर लेते हैं, लेकिन मुझे कोई नहीं संभाल पाता। इसलिए मैं चाहती थी कोई अच्छी सी समझदार लड़की मुझे मिल जाए जो मेरी देखभाल अच्छे तरीके से कर सके। कुछ दिनों के बाद ही रोहन कॉल करके मायरा को अपनी माँ की देखभाल करने के लिए परमानेंट घर में रहने की परमिशन दे देता है। मायरा दूसरे ही दिन से काम पर आ जाती है। रोहन की माँ का अच्छे से देखभाल करती है। दोनों में अनजाना सा लगाव होता जा रहा था। मायरा को रोहन के घर काम करते समय ही पता चलता है कि रोहन का काव्या नाम की लड़की से बहुत दिनों से अफेयर चल रहा था। दिखने में काफ़ी खूबसूरत, अच्छी भली घर की मॉडर्न लड़की थी। रोहन उसे बहुत प्यार करता था, हद से ज़्यादा अपनी जान मानता था उसे। काव्या भी रोहन से प्यार करती थी, लेकिन ना जाने अचानक से उसके दिमाग में क्या आया कि पैसे के कारण उसने रोहन को धोखा दे दिया और रोहन से भी ज़्यादा पैसे वाले लड़के से शादी कर ली, अपने घर वालों की पसंद से। उस दिन के बाद से रोहन को प्यार के नाम से नफरत हो जाती है। रोहन को माँ और दोस्त कितना समझाते हैं, लेकिन फिर भी समझने का नाम नहीं लेता और रोहन गुस्से से गलत राह अपना लेता है। ड्रिंक करना, नशा करना, रात को घर लेट आना वगैरह वगैरह। यह सब देखकर एक दिन उसकी माँ बहुत गुस्से होती है। रोहन बेटा, तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? कभी सोचते हो जब तक वह लड़की थी तुम्हारी ज़िंदगी में तुम सबसे मोहब्बत और प्यार से रहते थे। आज जब वह चली गई तो तुम सबसे नफरत करने लग गए, यहाँ तक कि अपने आप से भी। अब अपनी माँ भी अच्छी नहीं लगती जो तुम इतने लेट घर आने लगे हो। माँ रोती हुई बोलती जा रही थी। अचानक रोहन चिल्लाने लगता है, माँ मैं अब मर चुका हूँ, मेरे अंदर की मोहब्बत मर चुकी है, हर एक एहसास मर चुका है, मैं अब किसी की परवाह नहीं करता। और एक बात याद रखना माँ कि आपका बेटा रोहन अब अपनी ज़िंदगी जी नहीं रहा, बल्कि किसी की खातिर जिंदा है। वरना मैं तो उसी रोज़ मर चुका था जिस दिन वह मुझे कहते कहते रुक जाता है। लेकिन रोहन बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी उस लड़की तक सीमित नहीं थी, या फिर उसके चले जाने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई। माँ, आप तो सारी बातें जानती हो, फिर आप कैसे भूल जाती हो कि मेरी दुनिया उस लड़की से ही शुरू होती थी और उस लड़की पर ही ख़त्म होकर रह गई। वह नहीं तो मैं भी नहीं। प्लीज़ माँ, आप समझने की कोशिश करो और आज के बाद इस विषय में कोई बात आप नहीं करोगी। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। बोलता हुआ रोहन तेज़ कदमों से अपने कमरे में चला जाता है। सुबह होते ही रोहन सबसे पहले अपनी माँ से आकर माफ़ी मांगता है और कहता है, सॉरी माँ, शायद कल रात मैंने आपसे कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ी कर दी थी। रोहन की बात पर उसकी माँ कोई ध्यान नहीं देती, जिसे देखकर रोहन को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, माँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, आप कुछ कहती क्यों नहीं? मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। वैसे भी मेरी अहमियत क्या है तुम्हारी ज़िंदगी में? मैं हूँ ही कौन तुम्हारी देखभाल करने के लिए? एक नौकरानी जैसे। इस बंगले में सारे नौकर रहते हैं, वैसे ही मैं हूँ बस। फ़र्क इतना है कि वे लोग क्वार्टर में रहते हैं और मैं इस बंगले के अंदर अपने कमरे में रहती हूँ। जब मैं घर के काम के अलावा तुमसे बात करती हूँ तो तुम्हें अपनी माँ की बात पसंद नहीं। तुम्हारे लिए अब सब कुछ सिर्फ वही लड़की थी। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है माँ। आज के बाद मैं आपकी सारी बात बिना किसी रोक टोक के मान लूँगा। आप जैसे कहेंगी वैसे ही मैं रहने की कोशिश करूँगा, लेकिन पहले जैसा मैं नहीं बन पाऊँगा। माफ़ कर देना माँ। मैं भी तुमसे एक शर्त पर बात करूँगी। तुम्हें मेरी पसंद की लड़की से शादी करनी होगी, वह भी जल्द से जल्द। जैसी आपकी मर्ज़ी माँ, मैं मानने के लिए तैयार हूँ।
रोहन कह तो देता है लेकिन मायरा को कभी अपनी बीवी का हक नहीं दे पाता। आए दिन मायरा के साथ बदतमीजी करता काव्या का गुस्सा मायरा पर निकालता है, क्योंकि मायरा में भी रोहन को काव्या ही दिखती थी। हर जगह उसे काव्या ही काव्या नजर आती थी। अपने बेडरूम में, अपने ऑफिस में, अपने आसपास मायरा की तुलना भी काव्या से ही करने लग गया था। हमेशा यही बात कहता कि तुमने भी मुझसे पैसे के लिए शादी की है, तुम भी काव्या के जैसे धोखेबाज लड़की हो। इतना प्यार करने के बावजूद वह लड़की मेरी नहीं हो सकी, पैसे की खातिर किसी और की हो गई तो तुम क्या होगी मेरी। हर दिन मायरा को ताने मारा करता और फिर उसे शारीरिक कष्ट भी पहुंचाया करता। मायरा बेचारी हंसते हंसते रोहन की सारी बदतमीजी और गुस्सा बर्दाश्त कर लेती, यह सोचकर कि शायद रोहन का गुस्सा कुछ शांत हो जाएगा और एक न एक दिन रोहन उस लड़की की याद से बाहर निकल आएगा। उधर रोहन की माँ भी मायरा को बहुत समझाया करती थी। बेटा मायरा, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, जितने अच्छे से मैं जानती हूँ कोई नहीं जानता। लगभग 6 महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं सब्र और बर्दाश्त करते करते। रोहन उस बीच मायरा को इतनी तकलीफ देता है जिसे सोचकर भी मायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन फिर भी वह बर्दाश्त करती रही, सब कुछ सहती रही। लेकिन ना जाने आज अचानक रोहन को क्या हुआ। उसका यह रूप देखकर मायरा बहुत हैरान थी, उसे समझने की कोशिश कर रही थी। बहुत बड़े से होटल के नीचे अपनी गाड़ी रोहन लगाता है। मायरा रोहन की आंखों में झांक कर देखती है, लेकिन बिना उसे देखे रोहन गाड़ी से उतर जाता है। सर में चक्कर आ रहे थे, उसी हालत में मायरा गाड़ी से उतरकर रोहन के करीब आ जाती है। अरे रोहन, तुम भाभी के साथ आ गए? आओ आओ, फंक्शन शुरू ही होने वाला है, आगे बढ़ते हुए करण कहता है। तभी अचानक मायरा चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी कि रोहन उसे थाम लेता है अपनी बाहों में। उसे पकड़कर अंदर लेकर जाता है और पूछता है, मायरा तुम ठीक तो हो, तुम्हें क्या हो गया? उस हाल में मायरा को देखकर रोहन बहुत परेशान हो जाता है, उसे पानी पिलाता है, लेकिन फिर भी वह ठीक नहीं हो रही थी। तभी करण आगे बढ़कर पूछ लेता है, सब ठीक तो है? भाभी को क्या हो गया है? क्या पता यार, अचानक तबीयत बिगड़ गई है। वहीं बगल में एक डॉक्टर का चेम्बर था जहां ले जाकर मायरा को दिखाया जाता है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर बताता है कि मायरा माँ बनने वाली है और रोहन उसके होने वाले बच्चे का बाप। बहुत बहुत मुबारक हो डॉक्टर, बाहर निकलते हुए कहता है। अरे वाह रोहन, मतलब मैं चाचा बनने वाला हूँ, करण रोहन को गले लगाते हुए बोलता है। वहीं खड़ी मायरा को बहुत बहुत मुबारकबाद देता है। डॉक्टर के द्वारा दिए गए इंजेक्शन और दवाई से मायरा को कुछ ठीक लगने लगता है। तभी करण बोलता है, चलो चले रोहन, चलकर पार्टी इंजॉय करते हैं। मायरा अब तक गुमसुम थी। रोहन जी, क्या आप खुश नहीं हैं? रोहन मायरा की आंखों में देखता हुआ बोलता है कि मुझे अभी कुछ भी वैसा एहसास नहीं हो रहा, ना खुशी का ना गम का। जब होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। इतना कहते हुए रोहन अपनी बात को यहीं ख़त्म कर देता है। रोहन के साथ मायरा हॉल में प्रवेश करती है। तभी अचानक इन दोनों की खूबसूरत जोड़ी को देखकर सारे कैमरे वाले उनकी तरफ मुड़ जाते हैं और लगातार पिक निकालवाने लगते हैं। सब लोगों के मुंह में यही बात थी कि कितनी खूबसूरत जोड़ी है। दोनों की बहुत बड़ाई कर रहे थे वहाँ खड़े सारे लोग। अरे काव्या, तुमने रोहन की बीवी को देखा है? कितनी ब्यूटीफुल है। दोनों की जोड़ी कमाल की है यार। यह बात सुनकर काव्या अंदर ही अंदर जल भुन जाती है और कहती है, क्या वह लड़की मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है? तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है या नहीं यह मायने नहीं रखता, लेकिन इस समय इस फंक्शन की जान बन चुकी है दोनों की जोड़ी। सबकी नज़रें उन दोनों पर ही जाकर टिकी हुई हैं। वैसे रोहन ने शादी कब की, काव्या पूछे बिना नहीं रह पाई। तभी पास से गुजर रहा करण यह बात सुन लेता है और रुककर बोलता है, अरे मिसेस काव्या सक्सेना, आपको रोहन की शादी का पता नहीं? उसकी शादी को 6 महीने हो गए हैं और अब तो वह बाप भी बनने वाला है। बहुत लक्की है मायरा भाभी रोहन के लिए। तभी तो रोहन की ज़िंदगी में आते ही खुशियाँ भर दी, दोनों बहुत खुश हैं। करण बढ़ा चढ़ाकर काव्या को सुनाता है ताकि काव्या अच्छे से जल भुन सके और फिर आगे कहता है, रोहन भी मायरा भाभी के साथ बहुत खुश है। करण का तो मन कर रहा था कि अपने दोस्त को धोखा देने के जुर्म में उसे अभी के अभी अपनी पार्टी से निकालकर बाहर फेंक दे, क्योंकि उस लड़की ने रोहन की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी थी। करण अपनी और काव्या की सारी बातें रिकॉर्ड करके रख लेता है और जाकर रोहन को सुना देता है, जिसे सुनकर रोहन को बहुत सुकून मिलता है और उसके चेहरे पर इतने दिनों बाद खुशी की एक लहर आ जाती है। सचमुच काव्या रोहन की पत्नी मायरा से जल बुन गई थी। यही तो चाहता था रोहन।
रोहन भी खुशी से गले लगाता हुआ करण को कहता है, ग्रेट यार, तुमने बहुत अच्छा काम किया, सचमुच तुम बहुत समझदार हो। वह तो मैं हूँ ही, इसमें कोई शक है क्या? नहीं नहीं मेरे दोस्त, कोई शक नहीं। तो फिर रोहन, मेरी एक बात और मान लो तुम। मायरा भाभी के साथ हमेशा खुश रहो। मायरा भाभी का भी ख्याल रखो और उससे भी उतना ही प्यार करो जिसकी वह हकदार है, क्योंकि इससे ही तुम्हारी इज्जत और भलाई छुपी है। खुद रोने से अच्छा है सामने वालों को रुलाया करो, तभी समझ आएगा उसने क्या खोया और क्या पाया। करण रोहन से बोलता है, अब तुम्हारी भलाई और इज्जत इसमें ही है कि तुम मायरा भाभी को दिल से अपना लो और हर पल उसे अपने साथ लेकर हर जगह जाया करो और उसे इज्जत दो। इतना बोलकर करण अपने काम में बिजी हो जाता है। काव्या मौका देखकर मायरा के पास आ जाती है और उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए हाय बोलती है। मायरा चौंक जाती है और जानते हुए भी पूछ लेती है, हेलो, वैसे आप कौन हो? मैं आपको नहीं पहचानती, काव्या बोलती है। क्या मेरे बारे में रोहन ने कभी जिक्र नहीं किया तुम्हारे सामने? काव्या की बात सुनकर मायरा चौंकने का नाटक करती है, क्योंकि मायरा इतनी भी मूर्ख नहीं थी कि उस धोखेबाज औरत काव्या को खुश होने का मौका देती। इसलिए बोलती है, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको नहीं पहचाना, क्योंकि इस फंक्शन में मैं पहली बार आई हूँ और मैं किसी को यहाँ अच्छे से नहीं पहचानती। वैसे अच्छा होगा आप अपने बारे में खुद बता दें कि आप कौन हैं। मैं रोहन की एक्स यानी कि गर्लफ्रेंड, वह मेरे बहुत करीब रह चुका है, लगभग 2 साल तक, यानी कि मैं मिसेस काव्या सक्सेना हूँ। ओह अच्छा, आप हैं काव्या। मायरा मुस्कुराती हुई उससे हाथ मिलाती है और बोलती है, मैं रोहन की पत्नी मायरा राठौड़ हूँ। जिससे अंदर ही अंदर काव्या झुलबुन जाती है और माहिरा को घूरते हुए देखती है। तभी रोहन की नज़र काव्या के ऊपर जाती है जो मायरा के साथ खड़ी होकर बातें कर रही थी। उसे देखकर रोहन भी पास आ जाता है। आज पहली बार रोहन 2 सालों में उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत करता है, वरना जिस फंक्शन में काव्या नज़र आ जाती थी वह उस फंक्शन को छोड़कर चला जाता था। मायरा चलो, हम दोनों को करण बुला रहा है, वह अपने दोस्तों से हमें मिलवाने वाला है। बड़े प्यार से आगे बढ़कर रोहन मायरा का हाथ अपने हाथ में ले लेता है और काव्या को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है, जिसे देखकर काव्या हैरान परेशान हो जाती है, क्योंकि रोहन का ऐसा रूप उसने इतने दिनों में आज देखा था। इधर मायरा भी बहुत परेशान और हैरान थी, लेकिन खुश भी थी। शादी के बाद रोहन का ऐसा रूप उसको पहली बार देखने को मिल रहा था, क्योंकि आज तक रोहन ने मायरा को बहुत तकलीफ दी थी। बड़े आराम से रोहन मायरा को वहीं पड़ी चेयर पर बैठा देता है और उसका इंट्रोडक्शन अपने सभी दोस्तों से करवाता है। दूर खड़ी काव्या सब कुछ देखती रह जाती है, बहुत मायूस होकर। रात काफ़ी हो चुकी थी। मायरा रोहन के साथ घर पहुंचती है। वहाँ गहरी नींद में सो चुकी थी, इसलिए दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मायरा रोहन से पूछ लेती है, आज तो आप बहुत खुश होंगे। ऐसा क्यों पूछ रही हो, किस मामले में खुश होऊंगा? मायरा को बड़ी गौर से देखते हुए रोहन बोलता है, यही कि आप मुझे अपने दोस्त के फंक्शन में जिस कारण लेकर गए थे, आपका वह मकसद शायद पूरा हो चुका है। रोहन ठहाका मारकर हंस देता है और कहता है, आज मुझे पता चल रहा है कि तुम समझदार के साथ साथ चालाक भी हो। वैसे एक बात मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपकी खुशी काव्या को जलाने में थी तो यह काम आप बहुत पहले भी कर सकते थे। मायरा की बात सुनकर रोहन का चेहरा गुस्से से भर उठता है और फिर बहुत उदास होकर शांत हो जाता है। क्या बात हो गई, आप चुप क्यों हो गए और इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? कुछ नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है और अच्छा होगा कि तुम भी सो जाओ। खैर जो कुछ भी था, लेकिन आज मैं दिल ही दिल बहुत खुश थी, क्योंकि आज रोहन ने ड्रिंक बिल्कुल नहीं की थी। आश्चर्य की बात तो थी ही, इसके पहले जब भी रोहन काव्या से किसी फंक्शन या पार्टी में टकराता था तो उस दिन हद से ज़्यादा ड्रिंक करके अपना बुरा हाल कर लेता था। आज रोहन को खुश देखकर मायरा भी बहुत खुश थी और उसे विश्वास होने लग गया था कि अब बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोहन अपने अतीत की यादों से बाहर निकल जाएगा। सोचते सोचते मायरा चैन की नींद सो जाती है। लेकिन रोहन काव्या की बेवफाई को कहाँ भूलने वाला था। उसने काव्या की बेवफाई को अपने दिलो दिमाग में इस कदर बैठा लिया था कि वह उससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। यही कारण था कि रोहन दिन रात मेहनत करके उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां से काव्या का पति भी बहुत छोटा नजर आने लगता है। यह बात काव्या भी बहुत अच्छे से जान चुकी थी।
कि रोहन आज कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। शहर के गिने चुने बिजनेसमैन में उसका नाम आने लग गया है। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं। अब रोहन के दिल में काव्या के लिए सिर्फ और सिर्फ नफ़रत भर गई थी। और नफ़रत इतनी ज़्यादा थी कि आज तक रोहन मायरा को अपना नहीं पा रहा था। काव्या का सारा गुस्सा और धोखा मायरा के ऊपर निकाल रहा था। इसलिए सुबह उठते ही गुस्से में पागल होकर मायरा से कहता है, मायरा जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे आज अस्पताल लेकर जाना है क्योंकि मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। रोहन की बात सुनकर मायरा गुस्से से भर जाती है और बिना कुछ बोले वहीं बैठकर रोने लगती है। रोहन दोबारा बोलता है, मायरा तुमने सुना नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, अस्पताल जाना है। इस बार मायरा चुप नहीं रहती और गुस्से में बोलती है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? इस बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है? इस बच्चे की क्या गलती है? बच्चे की कोई गलती नहीं है, लेकिन दुनिया की सारी औरतें एक जैसी होती हैं। तुम भी काव्या के जैसी हो। काव्या ने भी पैसे के कारण मुझे छोड़कर धोखा देकर किसी और से शादी कर ली और तुम्हें भी मुझसे कोई अच्छा और पैसे वाला इंसान मिल जाएगा, तब तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी। रोहन जी अपनी बकवास बंद कर दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। इतने दिनों से मैं कुछ नहीं बोलती तो इसका यह मतलब नहीं कि आपका जो मन करेगा वह बोलेंगे। आज आप एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। दुनिया में सारी औरतें एक जैसी नहीं होती हैं। और अगर औरतें एक जैसी होती हैं तो फिर दुनिया के सारे मर्द भी एक जैसे होंगे। पैसे के बल पर अय्याशी करना, लड़कियों की खरीद बेच करना, एक नंबर का जलील कुत्ता कमीना, घटिया और हवस का पुजारी। एक सांस में मायरा सारी बातें बोल देती है। इतना सुनते ही रोहन गुस्से में आग बबूला हो जाता है और मायरा के ऊपर अपना हाथ उठा देता है। दोनों हाथों से मायरा अपने गाल को पकड़कर रोती हुई कहती है, अच्छा मैं कुछ बोलूँ तो इतना गुस्सा आ रहा है और आप बिना मतलब के मुझे दिन रात सुनाते रहते हो। मुझे भी इतना ही गुस्सा आता है, फिर भी बर्दाश्त करती हूँ। लेकिन अब नहीं करूँगी, अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुँचाने दूँगी। आपको लगता है कि मैंने आपसे पैसे के लिए शादी की है, तो मैं आज और अभी इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। उसके पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी और सच्चाई भी यही है। ध्यान से सुन लो, मैंने आपसे शादी आपके घर या पैसे देखकर कभी नहीं की थी, बल्कि आपकी ज़िंदगी को और अपनी इज्जत को बचाए रखने के लिए आपसे शादी करके आपके घर आई थी। क्योंकि हम लोग इतने गरीब घर से ताल्लुक़ रखते हैं कि जहाँ लड़कियाँ बड़ी होती नहीं हैं कि पैसे वाले लोग नज़र लगाए बैठे रहते हैं और हमें ख़रीद कर उठा ले जाते हैं या फिर पैसे के बल पर हमारी इज्जत के साथ खेलते हैं। उस नर्क भरी ज़िंदगी से बचने के लिए मैंने बिना कुछ सोचे समझे आपसे शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। वरना मैं तो सिर्फ आपके घर नौकरानी बनकर आई थी, माँ की देखभाल के लिए। लेकिन शुक्र है भगवान का कि माँ ने कभी मुझे नौकरानी नहीं समझा, मुझे इज्जत और मान सम्मान दिया। मुझे बेटी की तरह रखती थी, इसलिए उनकी बात मैं नहीं टाल सकी। जब उन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा आपसे शादी करने के लिए, मैं ना चाहते हुए मना नहीं कर पाई। जबकि मैं अच्छे से जानती थी आप किसी काव्या नाम की लड़की के पीछे पागल हो और वह लड़की धोखा देकर जा चुकी है, आपको बिगाड़ कर नासूर बनाकर, बिना दिल का इंसान बनाकर। फिर भी मैंने आपसे शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। लेकिन यह नहीं जानती थी कि दुनिया में सारे मर्द एक जैसे होते हैं। औरतों के साथ हर जगह एक जैसा ही व्यवहार होगा। मुझे नहीं पता था आपसे शादी करने के बाद भी मुझे औरत होने की सज़ा मिलेगी। जब मन किया, जैसे मन किया, आपने भी मेरे जिस्म के साथ खेला है। गुस्से में आपने मुझे बहुत कुछ सुनाया है, बहुत बार हाथ भी उठा दिया। आपने मुझे रुलाने के अलावा कुछ नहीं किया। इतना पता होता कि औरत का साथी इस दुनिया में कोई नहीं होता तो मैं शायद शादी ही नहीं करती। उसकी जगह में खुदकुशी कर लेती, जो ऐसी जिल्लत भरी ज़िंदगी से ज़्यादा बेहतर होता मेरे लिए। मायरा और रोहन की बातें अनजाने ही सही, शोभा जी बहुत देर से बाहर खड़ी सुन रही थी। शोभा जी अपनी मेड को इशारा करती हैं व्हील चेयर को उसके कमरे तक पहुंचाने की। शोभा जी अपनी बहू मायरा को अपने ही कमरे में रखने लगती है और अपनी आंखों के सामने उसके खाने पीने का ध्यान रखने लगती हैं। बहुत जल्दी ही रोहन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी माँ के पास जाकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। लेकिन शोभा जी भी बहुत गुस्से में थी, इसलिए कहती हैं, मैं अब किसी को माफ़ नहीं करने वाली। मेरे दिल में अब किसी के लिए माफ़ी नहीं है। तुम अपने कमरे में जा सकते हो, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। माँ मेरी पूरी बात तो सुन लो। रोहन बहुत मायूस होकर कहता है, अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। शुरू से आज तक मैं तुम्हारी बात सुनती आ रही हूँ और तुम्हारी हर एक जिद पूरी करती आई हूँ। लेकिन तुमने क्या किया?
प्लीज़ माँ, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। एक और मौका मुझे माफ़ करके। माँ, मैं गुस्से में पागल हो जाता हूँ जब भी काव्या के बारे में सोचता हूँ। लेकिन आज मैं वादा करता हूँ, आज के बाद दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मायरा के साथ कभी बदतमीजी से पेश नहीं आऊँगा। रोहन को इस तरह रोते देखकर माँ को दया आ जाती है और वह फिर रोहन को समझाती हैं, बेटा रोहन, आज के बाद तुम अपने दिल से इस बात को निकाल दो कि काव्या के जैसी मायरा भी है। मायरा मेरी पसंद है और काव्या तुम्हारी पसंद थी, उसने तुम्हें धोखा दिया, मायरा ने नहीं। और यदि मायरा भी काव्या के जैसी होती तो तुम्हारी नफरत और गुस्से को बर्दाश्त नहीं करती। हाँ, मानती हूँ मायरा बहुत गरीब घर से है। वह अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरे घर में तुमसे शादी करके रहने के लिए तैयार हो गई। लेकिन इसका यह मतलब नहीं तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए की है। माँ अपना सारा गुस्सा रोहन के ऊपर निकाल देती हैं। लेकिन आज रोहन चुपचाप अपनी माँ की बातें सुन रहा था, क्योंकि आज उसे समझ आ गया था कि वह गलत था, जो भी कर रहा था वह गलत कर रहा था। जब माँ शांत हो जाती हैं तब रोहन कहता है, माँ, मुझे आपकी सारी बातें समझ आ चुकी हैं, अब मुझे माफ़ कर दो और मायरा को उसके कमरे में जाने दो। अब मैं उसे दोबारा कोई कष्ट नहीं दूंगा। शोभा जी गुस्से में बोलती हैं, मायरा अब कहीं नहीं जाएगी, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम उसके साथ उसके होने वाले बच्चे को भी तकलीफ़ पहुंचा सकते हो। आज के बाद तुम अपने कमरे में अकेले रहोगे और मायरा मेरे कमरे में मेरे साथ रहेगी। माँ की बात सुनकर रोहन खिलखिलाकर हंसने लगता है और कहता है, माँ, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने होने वाले बच्चे को तकलीफ़ दूंगा? कोई पागल ही होगा जो अपने होने वाले बच्चे को कष्ट पहुंचाएगा। मैंने कहा ना माँ, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। माँ, आप भी जानती हैं मुझे बच्चे कितने पसंद हैं। रोहन चेहरे पर मुस्कान लिए कहता है। बेटे के चेहरे पर खुशी देखकर माँ का चेहरा भी खुशी से खिल उठता है और मायरा को अपने पास बुलाकर उसका हाथ रोहन के हाथ में रख देती है और कहती है, लो अपनी अमानत, अपनी बीवी और होने वाले बच्चे को संभालो। आज के बाद यह दोनों तुम्हारी जिम्मेदारी है। तभी अचानक मायरा कहती है, मुझे नहीं जाना आपके कमरे में, मेरा हाथ छोड़ो। ऐसे कैसे छोड़ दूँ? तुमने सुना नहीं माँ ने अभी अभी क्या कहा? तुम्हारी जिम्मेदारी अब मेरी है। कहते हुए रोहन उसे तिरछी निगाहों से देखता है, जिसे देखकर माँ खिलखिलाकर हंसने लगती है और झट से रोहन माँ के सामने मायरा को अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे की ओर चल देता है। जिसे देखकर मायरा बोलती है, रोहन जी, आप पागल हो गए हो, होश में नहीं हो? माँ क्या सोच रही होंगी? आप ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? हाँ, पागल तो था पहले, लेकिन आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पूरे होशो हवास में तुमसे यह वादा करता हूँ कि तुम आज से सिर्फ मेरी हो और मेरा सब कुछ तुम्हारे नाम है। अच्छा, मैं कैसे मान लूँ आपकी बातों को? आप कभी भी अपना गम छुपाने के लिए ओवर ड्रिंक करके मेरे सामने आ जाओगे और फिर मुझे सताने लगोगे। नहीं पागल, तुम्हारी कसम, अब मैं कभी ड्रिंक नहीं करूँगा। मायरा को कमरे में ले जाकर रोहन नीचे उतारता है और अपनी बाहों में कसकर भर लेता है। धीरे से मायरा रोहन को थैंक्स बोलती है। थैंक यू सो मच रोहन जी, मैं भी यही चाहती थी कि आप खुश रहो और अपने गर्म से बाहर निकल जाओ। रोती हुई मायरा बोलती जा रही थी, जिसे देखकर रोहन अपने हाथों से उसके होंठ को चुप करा देता है और कहता है, इतना तो विश्वास करो, मैं आज के बाद बदलने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा, या शायद मैं बदल चुका हूँ। मायरा के करीब जाकर रोहन उसके सर को चूम लेता है और फिर ना जाने दोनों कितनी देर तक एक दूसरे की बाहों में सुकून और शांति का एहसास करते हैं। सही मायने में आज रोहन मायरा को अपनी पत्नी के रूप में अपना चुका था। आखिर होते होते प्यार हो गया। दोस्तों, जब किसी इंसान का दिल कोई तोड़ देता है तो सचमुच वह अपने होशो-हवास खो बैठता है और यही कारण होता है कि वह इंसान हर किसी से नफरत करने लगता है, यहाँ तक कि अपने आप से भी, जिस पर किसी का जोर नहीं चलता। समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि खुद टूटकर सब कुछ बर्बाद कर देता है। इसलिए किसी से प्यार करो तो उसे धोखा मत दो, और अगर धोखा देना ही है तो फिर प्यार मत करो। दूसरी बात, दिल तोड़ने वाली हो या तोड़ने वाला, प्यार होने के बाद भी उससे नफरत हो जाती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप दुनिया की सारी औरतों से नफरत करने लगो या फिर दुनिया के सारे मर्दों से नफरत करने लगो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। धोखा कोई और देता है और नफरत और गुस्सा हम किसी और पर निकालते हैं, यह सही नहीं।
क्योंकि दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं होते।